नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे एपिसोड 42 की, जिसमें बात होगी FST 001 के खंड 8 के इकाई 31 से आगे की। अब शुरू करते हैं इकाई अनुभव और आकांक्षाएं। 31.1 प्रस्तावना। आपने अब तक अध्ययन किया कि किस तरह से विज्ञान और प्रौद्योगिकी मनुष्य के कार्यकलापों का एक अभिन्न अंग रहे हैं। आप यह जान चुके हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सभी लोगों के लिए खाद्यान्न उत्पन्न करने में, रोगों को दूर करने में, जीवन स्तर को ऊपर उठाने की दृष्टि से अतिरिक्त साधन और सुविधाएं उपलब्ध कराने में किस प्रकार का योगदान रहा है। इस इकाई में हम विज्ञान और समाज के परस्पर संबंध को देखेंगे और व्यवस्थापरक प्रणाली अपनाने की आवश्यकता पर ध्यान देंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास किस दिशा में होना चाहिए, इसका निर्धारण किसी सामाजिक संदर्भ में हमारे सामाजिक लक्ष्य करते हैं। हम इनका उपयोग जन कल्याण के लिए कर सकते हैं या फिर बल प्रयोग और जनसंहार के साधन तैयार करने के लिए भी कर सकते हैं। इसी संदर्भ में हम यह चर्चा करना चाहेंगे कि मानव समुदाय का दृष्टिकोण क्या है, उसकी क्या आकांक्षाएं हैं। अगली इकाई में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि किस तरह से विज्ञान और प्रौद्योगिकी समग्र विकास और आत्मनिर्भरता के लिए काम आ सकते हैं। 21.2 विज्ञान और समाज का परस्पर संबंध। इस समय हम विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के आधार पाठ्यक्रम के अंतिम चरण में हैं। यही उचित अवसर है कि हम अपनी बातों को सार रूप में देखें, मानव समाज और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के परस्पर संबंधों की चर्चा करें, जो उसके क्रियाकलापों की एक विशिष्ट शाखा है। अब तक के अध्ययन के संदर्भ में आपके सामने यह स्पष्ट हुआ होगा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाज तथा मनुष्यों के कार्यकलापों का अभिन्न अंग है। वास्तव में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की नींव तभी पड़ी थी जबकि मानव ने भोजन या आश्रय की तलाश शुरू की थी। तब से लेकर अब तक विज्ञान विपुल ज्ञान का भंडार बन गया है और यह भंडार बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन विज्ञान और समाज का संबंध अभी भी विद्यमान है। आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी उत्पादन के तरीकों को सुधारने और इन तरीकों के कारण सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाने की दृष्टि से समाज को प्रभावित करते हैं। इसी तरह समाज की परिस्थितियां विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्वरूप और उनके विकास की गति को प्रभावित करती हैं। आगे हम इन दो पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 31.2.1 संपूर्ण सामाजिक ढांचे पर विज्ञान का प्रभाव। उत्पादन की समस्त प्रक्रियाओं से विज्ञान और प्रौद्योगिकी जुड़े हुए हैं और इस कारण हमारे जीवन में जो भी वस्तुएं हैं उनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी का योगदान देखा जा सकता है। लिखने का कलम हो या कागज, भोज्य पदार्थ हो या दवाइयाँ, पहनने के कपड़े हो या रहने के मकान, इन सभी के उत्पादन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का हाथ है। इनके उत्पादन के लिए घर में, कारखानों में, खेत में, खलिहानों में या जंगलों में काम होता है। चूंकि समाज की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए लाखों वस्तुओं की आवश्यकता होती है, इसलिए उत्पादन की प्रक्रिया एक सुव्यवस्थित कार्यकलाप बन गई है। विज्ञान के इतिहास में आपने खंड 1 और खंड 2 में पढ़ा कि किस तरह से उत्पादन के तौर तरीकों और साधन में अंतर आने पर समाज के संगठन में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे जब मनुष्यों का अस्तित्व खाद्यान्न प्राप्त करने की कठिनाई या जंगली जानवरों से उत्पन्न खतरे के कारण मुश्किल में पड़ा, तो उससे बचने के लिए वे संगठित समूहों में रहने लगे। चूंकि उनके पास भोजन को सुरक्षित रखने के तरीके नहीं थे, उन्हें प्रत्येक दिन इकट्ठा किए गए भोजन को आपस में बांटना पड़ता था। इस तरह मिलकर रहने और भोजन बांटने वाले समाज को हम आदिम समाज कहते हैं। जब आग का आविष्कार हुआ और खेती शुरू हुई तो इन आदिम समाजों में बदलाव आया। पिछले खंडों में हमने इस विकास की प्रक्रिया को चरण दर चरण आधुनिक काल तक देखा और आज के युग में रोबोट और बायोटेक्नोलॉजी आदि का विकास बताते हैं कि आगे का समाज कैसा होगा। कृषि या उद्योगों द्वारा जिन नाना किस्म की वस्तुओं का उत्पादन होता है, उन्हें उपभोक्ताओं या खरीदारों के पास पहुंचना होता है। इसके लिए व्यापार और वाणिज्य तथा यातायात के साधनों की आवश्यकता है। विज्ञान ने ये साधन भी उपलब्ध कराए हैं। आपको
पहिए के आविष्कार के बारे में तो मालूम है, जिसके कारण पुराने जमाने में पहिए वाली गाड़ियों में माल ले जाना संभव हुआ था। आज हमारे पास जेट वायुयान हैं जो ध्वनि की गति से भी तेज चलते हैं, विशालकाय जहाज हैं जो एक देश से दूसरे देश तक बड़ी मात्रा में अनाज, तेल या मशीनें ले जाते हैं। पुराने जमाने में कबीलों के बीच वस्तुओं के विनिमय से शुरू होकर आज संसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के युग में जी रहा है। एक तरह से आज हम कह सकते हैं कि दुनिया बहुत छोटी हो गई है। एक ज़माने में 500 किलोमीटर की दूरी बड़ी मानी जाती थी और यात्रा करने से पहले सोचना पड़ता था। फिर शायद बड़ी दूरी बढ़कर 2000 किलोमीटर के करीब हो गई। उस समय लोग सोचते थे कि पृथ्वी चपटी है और इतनी दूर जाने पर शायद आदमी किनारे से नीचे गिर जाए, लेकिन आज लोग हवाई जहाज से 8 घंटे में दिल्ली से लंदन पहुंच जाते हैं। इस विस्तृत उत्पादन व्यवस्था ने, जिसे व्यापार और यातायात की उतनी ही विस्तृत व्यवस्थाओं का सहयोग मिला है, पूरे विश्व और जन समुदाय में संबंध स्थापित किया है। इस कारण लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए विज्ञान की सहायता से संचार प्रणाली का भी विकास किया गया है। यहाँ भी बहुत बदलाव आया है। जहाँ पहले लोग चिल्लाकर या हाथ या बत्तियों के संकेत से एक दूसरे से बात करते थे, वहाँ आज टेलीफोन, रेडियो और टेलीविज़न द्वारा हम विश्व के हर कोने से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आधुनिक संचार प्रणाली ने हमारे साथ साथ संपूर्ण सांस्कृतिक जीवन को भी बदल दिया है, उसका स्तर सुधार दिया है। जब हमें कोई निर्णय करना होता है तो हम उस निर्णय के लिए सूचनाएं प्राप्त करनी पड़ती है, जो अब अधिकाधिक कंप्यूटरों में संग्रहित और संसाधित की जा रही है। हम यह सूचनाएं जब चाहें कंप्यूटर से प्राप्त कर सकते हैं। उत्पादन के तरीके बदले तो साथ में सामाजिक संगठन भी बदले। विशाल जन समुदायों में सुचारू व्यवस्था कायम करने की समस्या का हल इसके प्रबंध के नए नए तरीके ढूंढकर किया जाता रहा है। इस तरह आदिकालीन सामूहिक जीवन से हम आगे दास प्रथा के समाज, राज्य व्यवस्था, गणतंत्र व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था तथा समाजवाद आदि के अवस्थाओं से गुजरकर वर्तमान तक पहुंचे हैं। मानव समाज के परिवर्तन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनकी सहायता से हमें जल, थल और वायुमंडल के संसाधनों के उपयोग की सुविधा मिली है। हमने ऊर्जा पर नियंत्रण किया, जिससे उत्पादन और यातायात संभव हो सके और संप्रेषण की सुविधा मिल सकी। आप यह भी जानते हैं कि विज्ञान आज जिस गति से बढ़ रहा है, आने वाले समय में उससे भी अधिक तीव्र गति से विकसित होगा। उत्पादन, संचार और प्रबंध या प्रकाशन से इस विशाल तंत्र को संभालने के लिए हमें लोगों को इन सब कार्यों में शिक्षित और दीक्षित करना पड़ेगा। इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि हम ज्ञान का विस्तार करें और मानव कल्याण के लिए संबद्ध व्यवस्थाओं में सुधार लाएं। इसके लिए नए विचारों वाले स्त्री पुरुषों की आवश्यकता है, जो किसी समाज के लिए उपयुक्त शैक्षिक व्यवस्था द्वारा प्रशिक्षित किए जा सकते हैं। ऐसी शिक्षा व्यवस्था स्वयं भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित होगी। उदाहरण के लिए पुस्तकें छापने के लिए प्रेस, कागज तैयार करने के लिए कारखाने, दृश्य श्रव्य साधन और अन्य उपकरण आदि विज्ञान की ही देन है। इसके साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्तमान समाज के विचारों, चिंतन, दर्शन और दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकते हैं। 31.2.2 वैज्ञानिक विकास पर समाज का प्रभाव। जिस तरह से विज्ञान समाज के लिए आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराता है और समाज को एकजुट रखने वाले विचारों को रूप देता है, उसी तरह समाज भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए ऐसी परिस्थितियां और परिवेश प्रदान करता है जिनमें या तो वे द्रुत गति से बढ़ सकते हैं, वैसे ही रह सकते हैं, या उनका ह्रास भी हो सकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाज और उसकी संस्कृति तथा उसके मूल्यों से अलग अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखते। वे किसी भी समाज की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे का ही एक हिस्सा हैं। विज्ञान के व्यवहारिक उपयोग की प्रेरणा और इसके विकास और व्यापक प्रयोग की स्थिति समाज की आर्थिक आवश्यकताओं से पैदा होती है। समाज की आर्थिक योजनाएं और नीतियां उसके सामाजिक कार्यक्रमों तथा उसकी उत्पादन प्रक्रिया के लक्ष्यों का निर्धारण करती हैं। यही उत्पादन प्रक्रिया विज्ञान के विकास के लिए प्रेरणा स्रोत होती है।
लेकिन समाज की आर्थिक नीतियां क्या होगी, सामाजिक कार्यक्रम लागू किए जाएंगे या नहीं, या किस हद तक लागू किए जाएंगे, ये सब बातें समाज के राजनीतिक और सामाजिक संगठन पर निर्भर करती है। अर्थात समाज की सामान्य नीतियां और उसका ढांचा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास पर गहरा और सीधा असर डालते हैं। उदाहरण के लिए कुछ समाज ऐसे हैं जहां बाजार की मांगें आर्थिक वृद्धि को निर्धारित करती हैं। ऐसे समाजों में व्यापारियों और निजी उद्योगों के अपने कुछ निहित स्वार्थ होते हैं। व्यापक विज्ञापन करने से वस्तुओं की मांग भी पैदा की जाती है, भले ही वे बेहद जरूरी न हो। रेडियो या टेलीविजन पर व्यापक प्रचार से या कभी कभी शिक्षा के जरिए भी लोगों के विचारों को इच्छानुसार ढाला जा सकता है। अधिक उत्पादन करने की होड़, अधिक लाभ कमाने की इच्छा या समाज के संपन्न वर्गों के लिए विविध मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराने की कोशिश आदि से विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास एक ही तरह का होता है। दूसरी तरफ अगर कोई समाज चाहता है और ऐसी योजना बनाता है जिससे ग्रामीण जीवन सुधरे या लोगों को अच्छे पोषण और स्वास्थ्य की सुविधाएं देने की प्राथमिकता दी जाए, तो ऐसे समाज में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उद्देश्य और तदनुसार विकास की दिशा अलग तरह की होगी। एक और उदाहरण है युद्ध के हथियारों पर या सुरक्षा पर अधिक खर्च करने का। यह स्थिति भी विज्ञान को प्रभावित करती है। यह सबको मालूम है कि आज संसार में हथियार बनाने और उसके विकास पर लगभग 15,000 अरब रुपए प्रतिवर्ष खर्च हो रहे हैं। इससे न केवल लोगों के भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य और मकान के लिए इस्तेमाल होने वाला आवश्यक पैसा छीनता है, बल्कि इन सब क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की रचनात्मक विकास में अवरोध उत्पन्न होता है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी व्यापक सामाजिक ढांचे के अभिन्न अंग हैं, जिनके अन्य अंग हैं उद्योग, कृषि, व्यापार, वस्तुओं का वितरण, संचार, शिक्षा, प्रशासन और प्रबंध आदि। जन कल्याण की इच्छा करने वाले मनुष्य की हैसियत से अगर हम चाहते हैं कि हमारी इस बड़ी मानव संपदा अर्थात विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और संस्कृति का विकास हो और वे फले फूलें, तो हमें एक सर्वांगीण दृष्टि अर्थात व्यवस्थापरक प्रणाली को अपनाना होगा। 31.3 व्यवस्थापरक प्रणाली की आवश्यकता। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास महज वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के प्रयास से नहीं होता या केवल उनके विकास पर ही संपूर्ण शक्ति लगा देने से भी नहीं होता। इसके लिए आवश्यक है कि संपूर्ण समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक तंत्र सब एकजुट होकर काम करें, जिससे कि सर्वांगीण विकास हो सके। 31.3.1 सामाजिक उद्देश्यों की प्राथमिकता। हम जानते हैं कि हर चीज के दो पहलू हैं, अच्छा और बुरा। विज्ञान से मनुष्य को लाभ पहुंच सकता है। विज्ञान की मदद से हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, पृथ्वी के संसाधनों का उचित उपयोग कर सकते हैं, सभी मनुष्यों को पर्याप्त भोजन दे सकते हैं और बहुत से रोगों को दूर करने के उपाय कर सकते हैं। हम विज्ञान का प्रयोग मानव जाति के विनाश के लिए हथियार बनाने में भी कर सकते हैं। वास्तव में आज मनुष्य के पास परमाणु हथियारों का इतना विशाल भंडार है कि गलती से या जानबूझकर इसके 1% अंश से ही धरती पर संपूर्ण जीवन को नष्ट किया जा सकता है। यह निर्णय मानव को ही करना होगा कि वह किस विकल्प को चुने। समाज का संगठन या तो हम अधिक लाभ कमाने के लिए कर सकते हैं या लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं देने के लिए कर सकते हैं। समाज केवल आर्थिक वृद्धि पर भी जोर दे सकता है जो अमीरों को अधिक अमीर बना दे और गरीबों को गरीबी बढ़ा दे, या फिर समाज ऐसी आर्थिक समृद्धि की बात सोच सकता है जिससे लाभ समान रूप से सभी को पहुंचे। कोई आज अधिक से अधिक उद्योग स्थापित करने पर जोर दे सकता है बिना यह सोचे कि इनका पर्यावरण या पृथ्वी के संसाधनों पर क्या असर हो सकता है। वास्तव में 18वीं सदी में हुई औद्योगिक क्रांति के बाद से लगभग यही कुछ होता रहा है। या फिर समाज ऐसी प्रौद्योगिकी को अपना सकता है या ऐसे उद्योग स्थापित कर सकता है जो पर्यावरण को और संसाधनों को सुरक्षित रख सकें। यह स्पष्ट है कि भारत जैसे किसी भी देश को सबसे पहले अपने सामाजिक लक्ष्यों को, जिन्हें वह पाना चाहता है, स्पष्ट रूप से व्यक्त करना होगा। तभी भिन्न क्षेत्रों जैसे उद्योग, कृषि, यातायात, संचार, स्वास्थ्य और शिक्षा आदि में किए जाने वाले कामों को निश्चित किया जा सकता है, और तभी हम यह भी जान सकते हैं कि इन कामों के लिए हमारे पास क्या प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और किस प्रौद्योगिकी का विकास किया जाना है।
इस तरह सामाजिक लक्ष्यों को पाने के लिए उचित योजनाओं और लक्ष्यों की सिलसिलेवार उपलब्धि बहुत आवश्यक है। हमें ऐसे स्वस्थ सामाजिक चिंतन की आवश्यकता है जो दूसरे के हित से संबंधित हो और जो समाज के उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार पर आधारित हो। अगर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस आधार पाठ्यक्रम से आपको ऐसे विचार अपनाने में सहायता मिली हो तो हम कह सकते हैं कि यह पाठ्यक्रम अपने उद्देश्यों में सफल हुआ है। इस व्यापक दृष्टि के संदर्भ में आप अपनी संस्थाओं के वैज्ञानिक और सामाजिक विकास के आगे आने वाले विवरण को आसानी से समझ सकते हैं। आपके पाठ्यक्रम के पिछले खंडों में जो पढ़ा है लगभग उन्हीं बातों को यहाँ सार रूप में प्रस्तुत किया गया है। 31.3.2 विज्ञान का विकास और कुछ सामाजिक विचार। आदिम युग में जब किसी जानवर ने, जिसे बाद में मानव कहा गया, अपने को बचाने के लिए या मारने के लिए किसी प्राणी पर पत्थर का टुकड़ा उठाकर फेंका तो यह मनुष्य के विकास का और विज्ञान के उद्भव का पहला चरण था। बाद में हुए अन्य आविष्कारों और खोजों से मनुष्य ने कई नई बातें सीखी और इस तरह मनुष्य के विकास का क्रम अन्य प्राणियों की अपेक्षा एकदम भिन्न हो गया। मनुष्य ने अपने आसपास जटिल सामाजिक संगठनों की स्थापना की। इससे दो प्रमुख समस्याएं पैदा हुई जो आज भी मानव समाज के सामने विद्यमान है। वस्तु जगत पर नियंत्रण, मनुष्यों पर नियंत्रण। वस्तु जगत पर नियंत्रण। विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से मनुष्यों को कई प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हुई जो आदिम अवस्था के मनुष्यों के पास नहीं थी। इनसे इसकी शक्ति बढ़ी। पत्थर से लेकर विभिन्न धातुओं के उपयोग तक, सामान्य उपकरणों से लेकर मशीन जैसे जटिल यंत्रों आदि के विकास तक की लंबी प्रक्रिया रही है। विकास का यह लंबा रास्ता एक तरह से पुराने जमाने के प्रारंभिक प्रयत्नों का विस्तार है और आगे का क्रम है। जो कार्य पत्थरों की सहायता से शुरू हुए उनके लिए बाद में अन्य वस्तुओं का इस्तेमाल किया गया, चाहे वे प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुए हों या आवश्यकता अनुसार तैयार की गई हों। कच्चे माल से वस्तुएं प्राप्त करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता थी। आग का आविष्कार इस दृष्टि से पहला चरण था और बाद में ऊर्जा के विविध नियंत्रित स्रोत खोज निकाले गए। इस प्रकार वस्तु उत्पादन के संबंध में मनुष्य को जो अनुभव प्राप्त हुए वे उसके समुचित ज्ञान बने। इसी ज्ञान को जब व्यवस्थित किया गया और सार रूप में प्रस्तुत किया गया तो वह विज्ञान कहलाया। जब विज्ञान का उपयोग नई नई वस्तुओं के निर्माण की प्रक्रिया के लिए किया गया तो उस कौशल को प्रौद्योगिकी कहा गया। मनुष्यों पर नियंत्रण, निरंतर ज्ञान प्राप्त करने की कला और वस्तु उत्पादन में उस ज्ञान की उपयोग की आवश्यकता, इन दोनों से सभी मनुष्य व्यवहार के स्तर पर सामान्य सूत्र में बंध गए। कार्यों की विविधता और विशिष्टता बढ़ी तो इन सभी कार्यों को करने वाले लोगों को तैयार करने और उनसे काम लेने की बात अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई। इन कार्यकलापों को हम दो बड़े भागों में बांट सकते हैं, वास्तव में काम करना और दूसरों से काम लेना। इसके परिणाम स्वरूप लोग भी दो वर्गों में बंट गए, वे जो खुद काम करते थे और वे जो दूसरों से काम लेते थे। कृषि के उदय और विकास के साथ मनुष्य के लिए अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करना संभव हो पाया। इस तरह केवल कुछ लोग ही समाज की जरूरत से ज्यादा उत्पादन कर सकने में समर्थ हो गए, जिसके कारण कुछ लोग अन्य कार्यों को करने के लिए कृषि से मुक्त हो गए। लेखन के उद्भव से यह विभाजन और सुदृढ़ हुआ। दूसरों से काम लेने वाले अर्थात प्रबंधक ज्ञान के स्वामी बने। जब यह विभाजन और बढ़ा तो काम करने वालों से उचित ढंग से काम कराने का सवाल अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया। विद्वान या विशेषज्ञ जो ज्ञान के स्वामी थे स्वयं उत्पादन नहीं करते थे, बल्कि उत्पादन के अधिशेष से उनका गुजारा चलता था। ऐसे तरीके अस्तित्व में आए जिनसे ये लोग समाज के कार्यों को संचालित कर पाए। मानव समाज के विकास क्रम को देखने पर पता चलता है कि मनुष्यों के नियंत्रण के लिए निम्न प्रकार की 3 पद्धतियां विकसित की गई। लोगों से स्वेच्छापूर्ण सहभागिता प्राप्त करना, अनुशासन स्थापित करना जैसे कि सेना में होता है, और तीसरा दंड भय से काम लेना। इनमें से किस पद्धति का सहारा लिया जाए इसका निर्णय सामाजिक संगठन करता है। एक न्यायपूर्ण और समतावादी समाज का संगठन करने के लिए स्वेच्छापूर्ण सहयोग का तरीका पर्याप्त था। इस तरीका का मतलब था कि समाज के लोगों में विभिन्न विषयों के संदर्भ में एक समान मतैक्य हो तथा ज्ञान का प्रसार हो।
पुराने जमाने में यह काम धार्मिक नेताओं द्वारा किया जाता था और बाद में यही राजनीतिक दलों ने किया। जिन समाजों में कुछ लोग दूसरों के उत्पादन पर निर्भर रहते हैं और कोशिश करते हैं कि लाभ का अधिक से अधिक अंश उन्हें मिले, वहां अन्य दोनों पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। इन दोनों पद्धतियों के इस्तेमाल का अर्थ यह है कि नियम तोड़ने वाले को कठोर दंड दिया जाए, कुछ लोगों को दूसरे व्यक्तियों से श्रेष्ठ घोषित किया जाए, या लोगों को आश्वासन दिया जाए कि इस लोक में कष्ट भोगने वाले मृत्यु के बाद स्वर्ग लाभ प्राप्त करेंगे और लोगों में भाग्यवाद का भाव पैदा किया जाए। जिस तरह पत्थर के उपयोग से मनुष्य के सामने दो समस्याएं पैदा हुई, उसी प्रकार मनुष्य के नियंत्रण की समस्या से दो दृष्टिकोण विकसित हुए। एक दृष्टिकोण है न्याय और समता वाले समाज का, जिसे धार्मिक नेताओं, समाज सुधारकों और राजनीतिक चिंतकों ने अपनाया है। दूसरा दृष्टिकोण है कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में शेष जनता पर कठोर अंकुश लगाने का, जिससे जनता सारे आदेश मानकर बताए अनुसार काम करे। इस प्रक्रिया की यह विडंबना है कि जहाँ भौतिक साधनों के नियंत्रण के कारण लोग एक दूसरे के निकट पहुँच सकें, वहां अंततः इस साधनों का नियंत्रण मनुष्य के नियंत्रण की अपेक्षा कम महत्व का रह गया। इस समाज में अत्यंत भय या सैनिक शक्ति से लोगों पर नियंत्रण करने की पद्धति अधिक से अधिक अपनाई गई और इस पद्धति में वस्तु नियंत्रण का उपयोग भी उतना ही बढ़ा, जिससे प्रचार तंत्र या सैन्य तंत्र का उपयोग करते हुए जनता को नियंत्रित किया जा सके। हालांकि वस्तु नियंत्रण की अपेक्षा मनुष्य पर नियंत्रण करने का काम बहुत कठिन था। 31.4 अतीत का वर्तमान के लिए महत्व। आप यह सवाल कर सकते हैं कि अतीत की इस चर्चा का आज वर्तमान में क्या उपयोग है? हमें बीते समय की बातों से क्या मतलब है? क्या यही अच्छा नहीं होगा कि हम अपनी आज की समस्याओं पर ध्यान दें और बीती बातों की चिंता न करें? हमारा मानना है कि आज की समस्याएं कुल मिलाकर उन्हीं समस्याओं की कड़ी हैं जो मनुष्यों पर नियंत्रण करने की बहुत पुरानी दुविधा से उपजी थी। हालांकि आज यह समस्याएं पहले से कहीं अधिक बड़े पैमाने पर मौजूद हैं। हमेशा से यही दुविधा रही है कि मनुष्यों का नियंत्रण स्वेच्छा से हो, जिसमें वर्तमान ज्ञान के द्वारा समस्याओं को समझा जाए, लोगों को एक सामूहिक लक्ष्य पाने के लिए प्रेरित किया जाए और कोई भी निर्णय सभी लोगों की सहमति से लिया जाए, या फिर लोगों और समाज का नियंत्रण कुछ गिने चुने लोगों के लाभ के लिए अत्यधिक अज्ञान, दंड, भय को बनाए रखकर किया जाए। इस संदर्भ में आज जो निर्णय किए जाएंगे वे भविष्य के समाज के स्वरूप को निश्चित करेंगे। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि पहले के समाजों में ऐसे कई संकट आए और जिनसे वे समाज पूरी तरह नष्ट हो गए। अन्यायपूर्ण समाज जिसमें असमानता हो ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। जिस समाज में वस्तुओं का अंधाधुंध उपयोग होता है उसमें आर्थिक संकट आता है, जो कि सामाजिक सुधार लाए बिना नहीं टल पाता। समाज के हर सुधार या पुनर्व्यवस्था से न्यायपूर्ण समाज की आशा जागती है, जो कि अक्सर निराशा में बदल जाती है और एक नए असमान अन्यायपूर्ण समाज का उदय होता है। विश्व के अनेक देश आज संकट के किसी न किसी दौर से गुजर रहे हैं। इससे पहले कि हम आज के संकट के बारे में गहराई से विचार करें, आइए देखें कि औद्योगिक क्रांति के बाद से वर्तमान समाज की कुछ विशेषताएं कैसे उभर कर सामने आई। 31.4.1 विज्ञान और नए दृष्टिकोण का उदय। यूरोप में लगभग 350 वर्ष पहले विज्ञान की तेज प्रगति शुरू हुई। जब मनुष्य वस्तु जगत के बारे में समझने लगा, इससे मनुष्य का अपनी बुद्धि पर विश्वास जागा। इससे यह आशा जागृत हुई कि मनुष्य सामाजिक मामलों में भी विवेक का उपयोग करेगा, जिससे समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा और जीवन स्तर ऊंचा किया जा सकेगा। विश्व की समृद्धि और विश्व बंधुत्व की सद्भावना की संभावनाएं पैदा हो गई। प्रौद्योगिकी के विकास से नए संसाधन प्राप्त हुए, विशेषकर भाप की शक्ति और बिजली की खोज। इनसे मनुष्य को ऐसी वस्तुओं और उत्पादों की उपलब्धि होने लगी जो अब तक उनकी पहुंच से बाहर थी। विकास के हर नए चरण और हर नई सफलता से मानव की आशाएं और आकांक्षाएं बढ़ी। यह लगने लगा कि शीघ्र ही विश्व में एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना होगी, जिसमें हर व्यक्ति सम्मान से जी सकेगा। इस प्रक्रिया में परिणाम प्राप्त हुए और कई आश्चर्यजनक अवसर पैदा हुए, लेकिन शीघ्र ही मोह भंग हो गया।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से प्राप्त शक्ति और क्षमता का दूसरे मनुष्यों और समाजों के शोषण या देशों पर विजय पाने या युद्ध के लिए दुरुपयोग किए जाने लगा। इसके कल्याणकारी उपयोगों का लाभ जो कि समाज के हर स्तर के लोगों को मिलना चाहिए था, कुछ देशों तथा गिने चुने लोगों तक सीमित रह गया। उदाहरण के तौर पर इंग्लैंड में लोगों में असमानता निरंतर बढ़ती गई। ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा भारतीय संसाधनों के शोधन से और शोषण से भारतीय बाजारों में अपने औद्योगिक उत्पादनों के भर देने से यहाँ गरीबी और बढ़ गई और भारतीय हस्तकलाएं और उद्योग चौपट से हो गए। भारतीयों की स्वतंत्रता भंग हो गई। इसी तरह अस्त्र शस्त्र निर्माण की प्रौद्योगिकी के विकास के कारण देशों पर आधिपत्य के लिए भयंकर लड़ाइयाँ हुई और युद्ध अधिक विनाशकारी हो गए। पिछले 40 वर्षों में कई देश विदेशी आधिपत्य से मुक्त हो गए हैं। हालांकि ये देश वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारियों के लिए अभी भी विकसित देशों पर निर्भर हैं। इसी कारण वे अपने विकास के उचित रास्ते का चयन नहीं कर पाए हैं। इन देशों के लोगों को धीरे धीरे अब इस स्थिति का एहसास होने लगा है। 31.5 नए अनुभव और आकांक्षाएं। इन परिस्थितियों और विज्ञान के विकास के सामाजिक परिणामों से उत्पन्न निराशा के कारण वैज्ञानिक उन समस्याओं की ओर आकृष्ट हुए जिन्हें अब तक अनदेखा किया जाता रहा है। नए नए अनुभवों को जानना हमारे लिए शिक्षाप्रद होगा। कुछ ही वर्ष पहले यह माना जाता था कि मनुष्य समाज और उसके पर्यावरण में प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास का साथ देने की असीम क्षमता है, लेकिन इस विश्वास के विपरीत अब यह स्पष्ट हो गया है कि तीनों की काफी क्षति हो गई है। इसलिए सही विकल्पों की बात सोची जा रही है। पिछले कुछ 100 वर्षों से व्यक्ति, उसके अधिकार, उसकी सुविधाओं और उसके बौद्धिक विकास आदि बातों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। साथ ही व्यक्ति की जरूरतों, यहाँ तक कि उसके शौक और पसंद की चीज़ों के उत्पादन की नई तकनीकें विकसित की जा रही हैं। कपड़े हों या फैशन की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें हों या सिगरेट, बीड़ी या फिर मनोरंजन की वस्तुएं, सभी बहुतायत में बनाई जाती हैं, जिससे व्यक्ति पसंद की वस्तुएं चुन सके। इनकी बिक्री बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विज्ञापन किया जाता है। हम अनुभव करने लगे हैं कि इन सब के लिए हम सीमित संसाधनों के बेकार इस्तेमाल, ऊर्जा की बेहद खपत और बढ़ते शहरीकरण की बढ़ती हुई समस्याओं के रूप में एक भारी कीमत चुकाते जा रहे हैं। व्यक्तियों के उपयोग के लिए कार की ही मिसाल लीजिए। एक से एक बढ़कर खूबसूरत, बड़ी और चमकदार सिर्फ एक व्यक्ति की आवश्यकता के लिए कितना सारा पेट्रोल खर्च होता है और परिणाम है सड़कों पर गाड़ियों की बढ़ती भीड़ और वातावरण में मंडराता हुआ धुआं, जबकि ज्यादातर आबादी भीड़ भारी बसों में अत्यधिक असुविधा से यात्रा करती है। यह अनुभव किया जा रहा है कि उत्पादन की क्षमता के पूर्ण उपयोग करने, अनावश्यक खपत को रोकने और ऐसी ही अन्य समस्याओं के समाधान के लिए व्यक्तियों को चयन के कम मौके दिए जाने चाहिए और समस्याओं के सामाजिक हल ढूंढे जाने चाहिए। एक समय था जब वैज्ञानिक महत्वपूर्ण अनुसंधान के कार्यों के लिए अधिक पैसे दिए जाने की मांग करते थे। अब यहाँ भी स्थिति बदल गई है। आज अनुसंधान पर भारी व्यय हो रहा है। अस्त्र शस्त्र जैसे शक्तिशाली बम, अस्त्रों को फेंकने वाले हवाई जहाज, रॉकेट या मिसाइल आदि के निर्माण पर यह खर्च हो रहा है। कृत्रिम उपग्रहों में शक्तिशाली लेसर अस्त्र स्थापित करने पर भी व्यापक स्तर पर शोध कार्य चल रहे हैं। लेकिन अब हमें ज्ञान हो रहा है कि ऐसे अनुसंधानों से अंत में मानव जाति के लिए खतरा है, जबकि मानव कल्याण के लिए रोग निवारण, अन्न उत्पादन आदि क्षेत्रों में बहुत कुछ करना बाकी है। समाज के ऐसे ज्ञान से 2 प्रवृत्तियां सामने आई हैं। पहली प्रवृत्ति विज्ञान के खंडन की है। कुछ विकसित देशों से लोग विज्ञान के दुरुपयोग को नहीं बल्कि विज्ञान को ही दोषी ठहराते हैं। विज्ञान की ऐसी तस्वीर प्रस्तुत की जाती है मानव मूल्यों और समाज को छिन्न भिन्न कर रहा हो और स्वयं शोषण का समाधान हो। दूसरी ओर प्रवृत्ति है कि मनुष्य, समाज और पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसके संदर्भ में ही प्रौद्योगिकी के उपयोग का मूल्यांकन करना और इस मूल्यांकन के आधार पर ही उचित तकनीक का चयन और उपयोग करना। हम यह कह सकते हैं कि इन प्रवृत्तियों से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में हमारे मन में उपलब्धि की जो उम्मीदें थी वो खत्म हो गई और तकनीकी विकास तथा उसके प्रयोग के बारे में हमारा दृष्टिकोण अब संयत और परिपक्व हुआ है।
जिस युग में प्रौद्योगिकी को वरदान समझा जाता था, उसमें यह विश्वास किया जाता था कि प्रौद्योगिकी के विकास की एक निश्चित दिशा है जो साधारण कार्य से शुरू होकर जटिल कार्यों की ओर जाती है। उदाहरण के लिए, ऊर्जा के क्षेत्र में विकास की गति निरंतर प्रगति की ओर है और हम लकड़ी की आग से लेकर बीच के आवश्यक चरणों से होते हुए अंत में परमाणु ऊर्जा तक पहुंचते हैं। लेकिन अब ऊर्जा संकट और उद्योगों के धुएं के कारण हवा, नदी और समुद्र के प्रदूषण से उत्पन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तथा पृथ्वी के कोयला, लकड़ी, तेल आदि सीमित साधनों का तेजी से समाप्त होना आदि ने हमारा ध्यान गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की ओर आकृष्ट किया है। ये औद्योगिक क्रांति से पहले हमारे प्रमुख ऊर्जा स्रोत थे। अब हमें पता चल गया है कि इस तरह अंधाधुंध ऊर्जा के व्यापक उपयोग करना संभव नहीं है। इसी कारण हमारा कच्चे माल और ऊर्जा उत्पन्न करने की नवीकरणीय स्रोतों जैसे हवा, पानी, बायोगैस, सूर्य के प्रकाश आदि के इस्तेमाल पर गया है। इससे अनुसंधान के नए रास्ते खुले हैं और नई तकनीकों का विकास हो रहा है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज के संबंध में इस नए दृष्टिकोण को हम विकासशील देशों के लोगों की बढ़ती हुई आकांक्षाओं में देख सकते हैं। इन देशों ने हाल में अपने सामाजिक अवरोधों को दूर करने की कोशिश की है तथा ऐसे संबंध स्थापित करने की पहल की है जिनसे वे अल्प विकास के दुष्चक्र को तोड़ सकें। उन्होंने आत्मनिर्भरता द्वारा विकास और जनता की सभी वर्गों के लिए उचित जीवन स्तर की मांग की है। उन्हें यह एहसास हुआ है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सही दिशा में मोड़ा जा सकता है। 31.6 सारांश। इस इकाई में आपने विज्ञान और समाज के संबंधों के बारे में पढ़ा। आपने देखा कि विज्ञान पूरे समाज के ढांचे को, जिसमें वस्तु जगत और विचार जगत दोनों शामिल हैं, प्रभावित करता है। इसी तरह विज्ञान समाज और उनके लक्ष्यों से प्रभावित होता है। किसी परियोजना को कार्यान्वित करने से पहले उसकी अच्छाई बुराई का और मनुष्यों तथा पर्यावरण पर उसके संभावित प्रभावों का मूल्यांकन करना होगा। समग्र योजना तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग में समाज की भलाई को प्राथमिकता देनी होगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में इतनी असीम शक्ति है कि वे विश्व का जीवन स्तर भी सुधार सकते हैं तथा उनसे जीवन को नष्ट करने के अस्त्र भी बनाए जा सकते हैं। इसे देखते हुए हमारे लिए उचित अनुचित का निर्णय करना अनिवार्य हो गया है। इन्हीं बदली हुई परिस्थितियों में नए दृष्टिकोण और नई आकांक्षाओं का उदय हुआ है। अब चैप्टर होता है यहीं पर समाप्त। लेक्चर को समाप्त करेंगे और अंत में दिए गए कुछ प्रश्नों पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न जो दे रहा है वह है कि किसी व्यवस्था परक प्रणाली में एक विशाल बांध या ताप बिजली घर की योजना बनाते समय हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि आपके अनुसार भारत के सामाजिक लक्ष्य क्या हैं। कम से कम 3 क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा इन लक्ष्यों की पूर्ति में सहायता मिलती है। तीसरा प्रश्न है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की असीम शक्ति ने मानव शक्ति को उनके उपयोग के बारे में सोचने को मजबूर किया है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार ये रहे मुख्य रूप से 3 प्रश्न, और कुछ प्रश्न ये हो सकते हैं कि निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए संचार साधनों का उपयोग कैसे हो सकता है। कम से कम 2 साधनों का उपयोग कीजिए। समाज का कल्याण, किसी सीमित वर्ग का स्वार्थ। और एक प्रश्न यह हो सकता है कि संक्षेप में चर्चा करें कि निम्नलिखित क्षेत्रों में हुए विकास ने किस तरह से हमारे जीवन के तरीके को प्रभावित किया है। और दी गई जगहों को अपने नोटशीट में लिखें। पहला बिंदु हो सकता है कि यातायात ने कैसे प्रभावित किया, दूसरा हो सकता है संचार ने कैसे प्रभावित किया, और तीसरा हो सकता है शिक्षा ने कैसे प्रभावित किया। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आपने लगभग सभी बोध प्रश्नों का एक एग्जाम्पल के रूप में आपने देखा। अब पीछे जो 5 सालों के क्वेश्चनायर है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उन 5 सालों के क्वेश्चनों को भी देख लें और उन क्वेश्चनों के जवाब इस लेक्चर के माध्यम से ढूंढने की कोशिश करें। और इस लेक्चर को कम से कम 2 बार सुनें। 2 बार सुनने के बाद अपनी नोटशीट बनाएं, प्रश्नों का उत्तर तैयार करें। तो प्रश्नोत्तर तैयार करने में और लेक्चर का श्रवण करने में आप लगभग अपने 100% नहीं तो 90% जरूर चीज़ों को दिमाग में आत्मसात कर लेंगे। बाद बाकी जब आपकी नोटशीट तैयार हो जाएगी तो 10% जो कमी रह जाएगी उसकी कसर भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जब आप नोटशीट बनाएंगे, नोटशीट को पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी 100% हो जाएगी। और मेरी शुभकामना आपको है कि आपको 100 में 100 नंबर मिले। तो फ्रेंड्स,
यहीं पे करते हैं वीडियो समाप्त। अब अगला एपिसोड, अगली इकाई, मिलते हैं फिर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।